जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मोहतरम नादे अली साहब हैं। बहुत शुक्रिया नादे भाई एक तो वक्त देने के लिए, और नाजरीन को आप की पहचान के बारे में मुख्तलिफ उसके एंगल्स हैं। एक्टिंग भी की आपने, सिंगिंग भी की, लेकिन जो एक पहचान सबसे ज़्यादा, जो एक्नॉलेजमेंट जिस पर सबसे ज़्यादा मिली आपको डेफिनेटली एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तमाम बड़े ब्रांड्स, तमाम बड़ी कैंपेन्स, चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे इंफरटेनमेंट हो, आपकी आवाज़ उसमें सुनी जाती है, और वॉइस ऑफ गॉड कहा जाए तो डेफिनेटली गलत नहीं होगा। तो नादे भाई, ये टर्म जो है ये मुझे इसकी समझ नहीं आती। वॉइस ऑफ गॉड जो है वो, क्योंकि हर स्क्रिप्ट में एक VOG लिखा होता था, तो नया नया शुरू किया तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यार तो आप कुछ और लिख दें इसकी जगह, वॉइस ऑफ कोई मॉन्स्टर लिख दें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्योंकि उनको ये आवाज़ चाहिए होती थी, तो उसकी VOG। तो वो आप सही कह रहे हैं, वॉइस ऑफ गॉड वाला को वो खुदा से जोड़ते थे जी, हैबत को और ग्रंज को वो खुदा से जोड़ रहे होते। पता नहीं क्या कर रहे होते हैं बेचारे, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। अच्छा नादे भाई, वो कहावत है ना कि ज़िंदगी में इंसान के दो बहुत अहम लम्हे होते हैं। एक तो ये कि जब वो पैदा हुआ हो, दूसरा ज़िंदगी में जब उसको रियलाइज़ हो कि वो पैदा हुआ क्यों, खुदा ने उसको ज़िंदगी दी क्यों। तो वो लम्हा आपकी क्या ज़िंदगी में आ चुका है, आया है, तो रियलाइजेशन क्या आई है? भाई सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ज़िंदगी में तमाम गंद घोलने के बाद, और गंद घोलने से मुराद ये कि हम सब बहुत सारी गलतियों का मजमूआ है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा शुक्राने की बात है वो ये है कि परवरदिगार ने हमेशा अपनी रहमत में रख के ज़िंदगी को आगे चलने दिया। इंसान होने के नाते मैं यही कहूँगा, भाई हम सब गलतियाँ करते हैं, गंद घोलते हैं शायद। उसमें एक चीज़ जो हुई वो ये हुई कि जिस तरह मैंने खुदा की रहमत का जिक्र किया, उसकी रहमत के ज़रिए मुझे ये अंदाज़ा, ये रियलाइज़ हुआ कि माई कॉलिंग फॉर लाइफ या माई रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस इज़ कि मैं अपनी पहचान कर सकूँ कि मैं कौन हूँ। और होता यह है कि ये पहचान का सिलसिला जो है, इसमें कोई एक, मुझे लगता है अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, खुदा मेरे लिए इस्लाह का कोई ज़रिया पैदा करे अगर मैं गलत हूँ, कि आप के अंदर कुल कायनात मौजूद है, आप घूमते फिरते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं, और ये हर इंसान की यही कहानी है। मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं। और मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ की, अशर भाई, मैंने कोई चीज़ प्लान नहीं की, क्योंकि जब मैंने प्लान की मेरा प्लान फेल हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आवाज़ के ज़रिए पैसे कमाऊँगा। कोई मुझे कहेगा भाई ये बोल दें कि ये फ़लाना फ्रिज बहुत ठंडा करता है, तो अब मैं उसके पैसे मिल जाएंगे। मैं पढ़ा, जब पहली दफ़ा मैंने एक बाहर के एक जूते का ब्रांड था, पहला मेरा वॉइस ओवर था, मैं पता नहीं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ या नहीं, लेकिन ये कि वो कब की बात? ये भाई ये थी 2001 या 2 की बात है, 2001। तो आप इंडस म्यूजिक में भी थे? मैं उससे पहले, उसके बाद इंडस म्यूजिक में ज्वाइन किया था, लेकिन ये कि ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इंडस में तो ये था कि गज़नफ़र अली जो मेरे, हम बहुत सौ के उस्ताद हैं, वो उन्होंने मेरी आवाज़ को काफ़ी जगह इस्तेमाल किया, इस्लाह की, पैसे नहीं दिए लेकिन ये कि बड़ा, मतलब मेरे उस्ताद है। और मैं, ये तो मजाक एक ऐसे था कि पैसे नहीं दिए, हमें नहीं मिलते थे पैसे, हम फिर भी रोज़ सुबह पहुँचे होते थे क्योंकि हम सीखना चाहते थे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसमें जूतों का ब्रांड, हाँ जूतों का ब्रांड था जी, और नाइकी पाकिस्तान में भी लॉन्च नहीं हुआ था, किसी तरह कोई सिलसिला नहीं था, और वो बाहर ही चलना था। तो पहली दफ़ा 2000 या 2001 में मैंने 2 लाइनें बोली नाइकी के लिए, और मुझे मेरी दोस्त है बहुत प्यारी, उसने 5,000 रुपये दिए। तो 5,000 रुपये काट से। उन दिनों में सिगरेट भी पीता, तो सबसे पहले ख्याल आया कि जी सिगरेट के डब्बे और बाइक बाइक का पेट्रोल और ये और इस तरह के ख्यालात सारे जब पूरे हो गए, तो मैंने कहा फिर भी पैसे बच रहे हैं यार, ये तो कमाल कुछ है। एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक दैट आई गॉट एनी वॉइस ओवर वर्क फॉर अबाउट
एटलीस्ट 2 to 3 years। कोई क्यों काम तो परसू करते थे, रिजेक्शन होती नहीं, थी pursue या नहीं। मैंने एक चीज़ की भाई, ये मेरा राज नहीं, मुझे लोग कहते हैं यार ये आप क्या बात की आपने, मैंने कभी कोई चीज़ परसू नहीं की। मैंने सिंगिंग परसू नहीं की, हो गया। मैंने एक्टिंग परसू नहीं की, मुझे एक फ़ोन आया कि क्या कर रहे हैं यार आप, आ जाएं। मैंने कहा भाई मैंने कोई काम नहीं ऐसा किया, आ जाए देख लेंगे। आई गॉट टू वर्क विद, आई थिंक ही इज़ इन माई व्यू वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, नदीम बेग साहब, जिनकी काफ़ी फिल्में भी देखी। उनका प्ले था मंजली जो जियो एंटरटेनमेंट पे चला था, उसमें हस्बे मामूल। कब की बात है? ये भाई बात है 2012 की। अच्छा जी। और 2012 में उन्होंने मुझसे ये प्ले कराया। उससे पहले भी छोटे मोटी चीज़ें इंडस्ट्री में करता, बट आई हैव नॉट परसूड एनीथिंग, आई हैव नेवर मेड प्लान्स। एक इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू, उन्होंने मुझे कहा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। मैं कहा 5 years या चाचू 5 सेकंड का नहीं पता, तुम बातें 5 साल। मैं कहूँ यार ये इसने सवाल किया, मैंने उनको बोल दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं मिला काम, मुझे पता था। मेरी कमज़ोरी ये रही है कि मैं सीधा बोलता हूँ जैसे जो चीज़ है, या अगर मैं सीधा नहीं बोलता तो मैं बोलता ही नहीं, इर्द गिर्द नहीं घूमूंगा उसके। इस तरह करते कराते इवेंचुअली ये था कि एक और साहब हैं, बड़े मशहूर म्यूजिशियन भी रहे हैं, सोहेल राणा साहब का जब एक प्रोग्राम आया करता था बच्चों के लिए, तो उसमें भी एज अ बैकिंग म्यूजिशियन वो थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बहुत वॉइस ओवर्स करवाते थे। तो फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जानना शुरू किया, और खुदा का शुक्र है कि मतलब मेरी सुस्ती कायम रही, और मैं जो था वो जाता था और बोलता था और आ जाता था, और पैसे मिल जाते थे। मिल जाते थे हाँ, उनके थ्रू तो बहुत सारे नए जो जिनके पास मैं गया, क्योंकि मैं नया था, वहाँ से मिल जाते थे। अब नहीं मिलते, कोई 18-20 साल काम करने के बाद। अच्छा, आपके पड़ोस में ही चले गए, इंडिया में चले गए, आप जैसी वॉइस हो, इतना काम हो, तो वो तो समंदर किनारे कोई विला होगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का है भी, लेकिन 23-24 साल में आपने तो करोड़ों बनाए होंगे वॉइस ओवर आर्ट से। नहीं बनाए। गवाए जितना कमाया उतना गवाया। पेमेंट्स एड एजेंसीज देती हैं या आलकसी करती हैं? भाई मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब से काम शुरू किया और उससे जिस जगह में बैठा हूँ, अभी मैं 5 लोगों को परसू कर रहा हूँ कि मेरे पैसे दे दें, और 2 दिन का वादा करके एक ने 1.5 महीना गुजार दिया, और 2 भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, और बाकी जो हैं वो उनकी अपनी वजूहात हैं, क्योंकि हालात वाकई कुछ ऐसे हो गए कि बेचारा एड एजेंसी वाला या स्टूडियो वाला भी क्या करे, वो भी आगे ही अपनी आवाज़ मारता है कि भाई हमें तो दो ताकि हम आगे दें। तो कंपनीज भी कुछ आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ अजीब सा सिलसिला। जैसे कोविड में ऐसे हुआ कि जब पैसे मांगो तो कहने यार मैं कोविड चल रहा है यार। अब भाई कोविड कोई मतलब परमानेंट फीचर तो नहीं था ना, जिस तरह बैंक अकाउंट को तो कोविड नहीं हो गया। हाँ मतलब कोई तो हर बंदा यार आप देखें यार कोविड। अच्छा, तो उसमें होता यह था कि यकीनन बहुत से लोग इफेक्ट हुए कोविड में, और अब हमारे मौजूदा मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसमें किसी को क्या कसूर होते हैं। मैं हाँ ये ज़रूर है कि देयर आर रियली बिग कंपनीज जो पाकिस्तान का नारा मार के उसकी अजमत और उसके लोगों के लिए प्यार का इजहार करके बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिलसिला बनता है कि जिसमें वो उस तरह की क्वालिटीज़ की कोई अक्कासी हो। मैंने एड्स भी किए, बनाए भी, सारा कुछ किया, लेकिन ये कि उसमें मैं ये मेरा असूल ये था, और मैं कोई नेकी की वो नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्नॉलेजमेंट, लेकिन मैं खुला ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि मैं अपना हक मांगने के लिए किसी के पीछे भागता हूँ। डेफिनेटली, और एक आर्टिस्ट तो उसमें ये है कि वो हम लोगों का जो उसूल था वो ये था कि भाई जब काम कर लिया तो उससे पैसे दे दिए। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का करम है कि जब तक मैंने काम किया एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर,
तब तक जो जो चीज़ें जिसकी बनती थी वहाँ तक वक्त पे पहुँचाई। और हाँ, 2-3 लोग मुझे अभी तक याद हैं बाकायदा कि जिनको मैं वक्त पे नहीं दे सका पैसे, और उनसे मैंने माजरत भी की। वो चक्कर सारा ये ना, जो अपने लिए पसंद करो कोशिश करो कि दूसरे को भी आप वो दे सकें। मैं काफ़ी सारी जगहों पे इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाया, इसकी नदामत है मुझे। लेकिन ये कि जहाँ ये पैसे का लेन देन, इसमें मैं कोशिश यही करता हूँ कि तो ये कि कोई विला नहीं है और कोई नखरे नहीं है। और मुझे एक नखरे के हिसाब से एक बस बात करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि वो एक स्टूडियो से फ़ोन आया कि भाई आप आ जाएं वॉइस ओवर करने। तो मैंने कहा यार अभी मेरे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं, क्लाइंट वेट कर रहा होगा आपका। तो मैंने कहा आप गाड़ी भिजवा दें। उन्होंने कहा यार बाइक क्या कर लें यार। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वैसे अब मैं नहीं, मतलब आई डोंट यूजुअली गो आउट एंड डू वॉइस ओवर्स। मैं घर से ही, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा एक निज़ाम बना दिया ऐसा। लेकिन ये कि हमारे आर्टिस्ट विला शिला नहीं है। तो मतलब ये जुमला सुन के अजीब नहीं लगा कि एक आर्टिस्ट के बारे में लोगों का दिमाग ये है, यानी कि हमारे अभी भी वही मिजाज है कि नहीं यार ये तो क्या, जो बड़े तज़हीक आमेज़ अल्फाज हैं किसी आर्टिस्ट के लिए, वही माइंडसेट होता है, कुछ भी कह देना। भाई मैं इस चीज़ के ऊपर क्लेम नहीं डाल सकता कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे वो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट जो होती है ना, आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें तो उसमें बड़े खूबसूरत तकाजे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि फुलफिल करने पड़ते हैं। एक इंसान को इंसान समझना होता है ना। मैं यहाँ कोई इंसान को इंसान नहीं समझता, आर्टिस्ट तो वो अलग। लेकिन मैंने एक रिवर्स सिलसिला किया अशर भाई। वो मैंने ये किया कि मैंने अपने आप को आर्टिस्ट प्रोक्लेम करके उस कैफियत को अपने ऊपर डाला नहीं, क्योंकि ये आवाज़ आज है और कल नहीं है। एक हमारे बड़े करीबी दोस्त थे, वो भी जियो नेटवर्क में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली कि जिस पे मुझे थोड़ा सा उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो प्यार में कहा। उन्होंने कहा यार नादे भाई यार बड़ा आज बड़ा सीन हुआ है। मैंने कहा क्या सीन हुआ भाई। मैंने कहा यार आप काम अच्छा होता ही है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का एक मौसम आता है। अच्छा। कभी किसी की आवाज़ ज़्यादा चल जाती, कभी किसी की आवाज़, ये निज़ाम है ज़िंदगी। तो उन्होंने कहा ये, मैंने कहा भाईजान एक काम करें, ये सीढ़ियों से हम अभी दोनों उतरेंगे, जाके एक ही साहब से मिलेंगे। इस सीढ़ी उतरते हुए अगर मैं स्लिप कर गया और उसके बाद मैं आपसे ऐसे बात करना शुरू कर दूं, तो इसमें कोई मतलब जिसकी आवाज़ है वो अगर वापस ले लेता है तो मैं एक चीज़ मेरी नहीं है, अता है ना। अब ये कि मैं तो शुक्र कर सकता हूँ, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी है कि जो चीज़ आपकी है वो अब आपकी क्या चीज़ है। टेक्निकली तो कुछ भी नहीं है आपका, तो आप अपने आप को उस जगह रखें जहाँ आप ना में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वॉइस ओवर में किसी को उस्ताद मानते हैं या कोई ऐसा प्रोड्यूसर जिसको आपको लगता है उसको काम लेने का फ़न ऐसा आता था कि मैं मज़ीद निखरा? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। मरहूम मुजीब सैयद साहब, उन्होंने मुझे जब शुरू में सिखाने की कोशिश की, मैं भाग गया। मतलब वो मुझे लोगों ने कहा बड़े सख्त हैं और ये वो। अच्छा, मैं मिलने तो चला गया जब उन्होंने बुलाया था, उसके बाद मैं गायब हो गया। बड़े बड़े नाराज़ हुए। और वो मतलब मुझे याद है कि वो एक ऐड था कोई, नहीं वो नहीं है, एक मच्छर मारने का ऐड था, मच्छर के स्प्रे का। तो उसमें कोई 8-9 कैरेक्टर्स थे, यानी 4-5 मच्छरों की भी गुफ्तगू थी कि भाई ये आएगा यूं तो हमारा काम खराब हो जाएगा और इस तरह के चक्कर। तो और एक खातून थी घर की, एक बड़े थे, वो सारी आवाज़ें उन्होंने निकाली थी एक ऐड में। और बाद में पता लगा कि उसकी प्रोडक्शन और उसकी साउंड इफेक्ट्स वो भी सब उन्होंने किए थे। तो वो बड़े काम के आदमी थे। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि अपनी वफात से कुछ दिन पहले गायब हो गए थे, मिलते नहीं थे लोगों से, जहाँ तक मुझे पता है। तो जब वो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने, बस मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे पे क्या हाल है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं,
लेकिन ये था कि जिन जिन लोगों ने उनके पैसे देने थे ना, उनमें से किसी ने कुछ नहीं दिया उनको। ये मुजीब सैयद साहब। मुजीब सैयद साहब। तो एक इंसान सारी ज़िंदगी किसी जगह को अपना एक हुनर दे और उसके बाद एक अफसुर्दा मौत मर जाए, नाउज़ुबिल्लाह, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जनरल उसमें कह रहा हूँ कि लोग पता नहीं किस किस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मुजीब साहब के साथ क्योंकि मेरी उनके आखिरी दिनों में उस तरह मुलाकात नहीं रही जिस तरह शायद कुछ और लोगों को नसीब हुई, लेकिन मुजीब साहब मेरे उस्ताद रहे हैं। मुझे एक और हैं मेरे बुजुर्ग हैं अबसार साहब, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मेरे वालिद साहब क्योंकि उर्दू और थिएटर और एक्टिंग से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो वो उन्होंने मुझे बताया। मेरी वालदा मरहुमा, उन्होंने कुछ जगह पे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बुरा बोला है, उन्होंने हमेशा बुरे को गायब कर दिया और अच्छे को अच्छा कह देती थी। तो मैं उनसे फिर कहता था कि जो माठा लगी हुआ उसका भी तो बताया कि नहीं, तो वो तो एक दो दफ़ा उन्होंने कहा, हाँ कहती हैं एक तुम्हारा वो है चल रहा है, बहुत ही चल रहा है, वो क्यों चल रहा है इतना ज़्यादा, वो अच्छा नहीं है। मैं कहा हाँ, अब उसमें जो चीज़ें थी वो उनके हिसाब से सीखी। बहुत सारे लोग ऐसे रहे। बायस थी आपके लिए? जी, आपके फ़न को लेके बायस थी या आपको लगता था बड़ा न्यूट्रल? नहीं, हमेशा मेरी माँ का सबसे बड़ा हुस्न बहुत सारी हसीन चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत बहुत हसीन थी वो ये थी कि चलें आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 97-98 में मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर था, मैं वेटरी किया करता था। इतनी बड़ी फैमिली से? और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब लोग मुझे यही कहते थे, इतनी बड़ी फैमिली, नाम देखो और ये, कोई शक नहीं है ना, मोहतरमा नैयर नूर साहिबा, फिर आपके वालिद साहब। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा जब वो रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज थी वो ये थी कि हमें अपने घर वालों को सर्व करना। अच्छा। तो हम अपने घर वालों, अपनी फैमिली को इनवाइट करेंगे और हम उनके वेटर होंगे। अच्छा। तो और उनके साथ एक बंदा बैठ के मेरी सर्विसेज को पूरी तरह एनालाइज करेगा और सारी रेटिंग देगा सब। तो लोग बड़े परेशान थे कि जब अम्मा अब्बा एंटर किए उधर, तो उन्होंने कहा यार ये तो फैमिली वाला सीन है आज, इनका कौन है इधर। उसके बाद और लोगों के सवालात बढ़ गए कि यार ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाई, क्या सिलसिला। अशरफ भाई, उन दिनों में हमारा एक दोस्त था, वो IBA का एक फ्रेश ग्रेजुएट था, उसको जो नौकरी लगी वो 35,000 रुपये की थी 98 में। हम कोई 60-70 हज़ार रुपया टिप लेके जाते थे महीने की। वो कहता था भाईजान सानू भी वेटर लवा दे। और एक अमेरिकन चेन थी, पहली थी अपनी नौयत की। हम बड़ा वो, तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस और किसी भी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना उनका एक बहुत बड़ा खासा था। मतलब मैं वेटर था, वही कह रहा हूँ, उन्होंने वो तो उस रेस्टोरेंट की तरफ रुख ना करें कि मेरा बेटा है। सही है। उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा बेटा कमाल। और उसके बाद फिर मुझे कहती थी वो तुम्हारा बड़ा फेवरेट है मेरा बेटा, वो वापसी पे अगर हो सके तो पैक करा के ले आना। तो फिर हम यानी कि कोई काम बुरा नहीं, उन्होंने तरबियत किया। उन्होंने हमेशा जो है वो, उनको लगता था कि अगर मैं नुकसान में हूँ तब भी सीखूंगा, और उनको लगता था कि अगर मैं फ़ायदे में हूँ तो मैं तब भी सीखूंगा। ज़्यादातर लोग नुकसान को नेगेटिव समझ के उससे सीखते कुछ नहीं है। नुकसान बड़ी नेमत है अगर उसको प्रॉपरली परखा जाए, बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान को अपनी कदर व हैसियत, अपना सब्र, अपना शुक्र, अपनी इनकसारी, अपनी बड़ी चीज़ों का पता लगता है कि यार, अब एक इसकी छोटी सी मिसाल है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। लाइट चली जाती, लोग कहते हैं क्या अजाब आ गया। अरे अजाब क्या होता है पता है? मतलब नाउज़ुबिल्लाह, अब वो जो लाइट चली गई, यार क्या अजाब है, क्या मुसीबत है, किस दोज़ख में फंस गया। अरे यार, खा पी रहे हो, चलो 2 घंटे 3 घंटे के लिए अंधेरा हो गया, ठीक है यार। हाँ, अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी या अपनी किसी भी नेगेटिव चीज से आप बड़ा पॉजिटिव निकाल सकते हैं, बड़ा कुछ निचोड़ सकते हैं। ये कोई नहीं सिखाता, और ये तरबियत में आता है, तालीम में नहीं आता। ये जिसको तालीम और तरबियत का एक वो इतना
बड़ा जो कंधे पे रख के सारे फिर रहे हैं, वो भाई तरबियत तो करो। तरबियत करने वाला कौन है? कोई भी नहीं। तालीम करा दो। वो तालीम भी ऐसी कि 9th या 10th क्लास का ऐसे लिखने की ताकत नहीं, किसी में याद करने की ताकत जरूर है। और 10वीं में माय फेवरेट हॉकी मैच आ रहा हो जिस मुल्क में, तो और वो याद किया हुआ लोगों ने, छकाछक चल रहा है, तो पूरी क्लास ने एक ही मैच देखा भाई, क्योंकि एक याद चल रहा है। और वो ऐसा है, लेकिन ये कि नुकसान से सीखना बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। और अल्लाह ताला जिसको अता करे वो बहुत, मैं तो अपनी माँ का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे वालिदैन मिले कि जिन्होंने भूखे दिनों में कभी शिकायत नहीं की, जिन्होंने भूखे दिनों में कभी हमें ये नहीं पता लगने दिया कि कोई मसाइल है। उन दिनों में रहते हुए रिज़्क़ हलाल का सिलसिला कायम रखा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी यकीनी तौर पर इतनी बड़ी शख्सियत आपके माँ बाप, खासतौर पर आपकी वालदा साहिबा, तो उनकी करियर या जो भी उनके प्रोफेशनल मामला थे उसकी वजह से कभी आपको लगा कि बीइंग अ मदर वो जो करना चाह रही हैं, तरबियत में हिस्सा डालना चाह रही हैं, वो कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कहीं? नहीं जी, कभी भी नहीं। और ये मैं कोई अम्मी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, बड़ा सच्चा बोल रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। लोग काम करते हैं तो वो पता नहीं कई घंटे, अब अगर मैं बैंक में काम कर रहा हूँ और ये किसी ऐसे इदारे में काम कर रहा हूँ कि जहाँ मेरे जो औकात हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें मैं घर अगर 10 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे आ रहा हूँ, तो वो ठीक है जी, क्यों नौकरी कर रहा है भाई, ठीक है। लेकिन कहीं और कोई फंस जाए, कोई किसी वजह से कुछ सिलसिला ऐसा, और आपको पता है कि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का जो एक सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, उसमें बड़े बड़े ऑड टाइमिंग्स पे लोग काम करते हैं। तो उस हिसाब से मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं एक दफ़ा आपके साथ गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब वतन की मिट्टी गवाह रहना, वो जब हो रहा था रिकॉर्ड, खलील साहब मेन कंट्रोल रूम में थे EMI लाहौर में, और मैं अम्मी के साथ वोकल बूथ में उनकी टांगों के साथ यूँ करके बैठा उनको यूँ देख रहा था, माइक लगा था और वो गाती थी और मुस्कुराती थी, और वो जब मुस्कुराती थी तो खलील साहब कहते थे मरहूम के भाई बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन आया भाई, तो वो ऑडिबल भी होता था। बिल्कुल, वो बाकायदा है क्योंकि मौसीकी सिर्फ सुरों का नहीं, एक्सप्रेशन का नाम भी है। तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। और इस तरह थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, मुझे नहीं लगता कि मेरे वालिदैन ने कभी कुछ ऐसा किया हो। हाँ, टफ टाइम्स आते हैं यार, और हर बंदे के लिए आते हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों को लगता है कि जी बड़ी स्टार्स की बड़ी कमाल जिंदगियां होती हैं, इंसान है, उनके भी घरों में मसाइल होते हैं, उनके घरों में भी मुश्किलात होती हैं। और खुदा का शुक्र ये है कि हमने बड़ी नेचुरल ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरी माँ को कभी कोई चाहत नहीं थी, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। जिस घर में आप बैठेंगे भी, अभी तक किराए का घर है, लोग कहते हैं यार अपना घर नहीं बनाया आज दिन, तो नहीं बनाया यार, नहीं बनाया। मेरी माँ का एक बहुत आखिरी दिनों में बहुत इस चीज़ के ऊपर जोर देती थी, बेटे कमाई वो करो जो साथ लेके जाओ। बस उन्होंने कहा कमाई वो करो जो साथ लेके जाओ, कोशिश करना, कोशिश करते रहना, चाहे ना हो तुमसे। अल्लाह की बारगाह में कोशिश के नंबर है, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना। वो हमारे एक दोस्त हैं, आप क्या मैं जिक्र करूँगा, गालीशान घर बनाया, शी पाट में मैंने कहा कितना अर्सा लगा, कहता है यार 5 साल लग गए। मैंने 5 साल बाबू, मैं कहा साथ जाएगा, तो उनकी शक्ल बन गई। ये क्या बात हुई भाई? मैंने कहा इतनी मेहनत, दिन रात एक, ना बच्चे देखे तूने, ना फलाना देखा, बना लिया। मैंने कहा अब क्या करें? तो यहाँ की दुनिया की जो एकम्प्लिशमेंट्स है ना, उनका सबसे बुरा सीन ये कि जब वो मिल जाती ना, अब क्या करें? तो दिमाग जो कि आपकी तमाम बुराइयों को हमेशा पुश करता हो, तो यार अशरफ भाई ये काली शर्ट नहीं, वो काली शर्ट, आओ उसके लिए पैसे कमाते हैं। वो फिर हम दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं उसके पीछे। वो आ जाती है, फिर कहते हैं आप क्या करें?
और भाई सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे? अगर इतनी कामयाब ये चीजें हैं तो सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे? खुशी क्यों नहीं मिलती? जब मिल जाती तो मुक्त क्यों जाते हो? और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परवरदिगार दर्जात बुलंद करे। मैं तो झोली उठा उठा के दुआएं देता हूँ अपने वालिदैन को, अपने उस्तादों को, जिन्होंने कुछ चीज़ों की वर्थ समझाई कि यार हाँ ये है भाई, हाँ इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, बाज़ दफ़ा मैं भी जाल में फंसता हूँ यार। अच्छा ये वाह। उसके बाद मैं जब उसकी गौर से शक्ल देखता हूँ, अब आप सोचें कि जी वो पता नहीं वो हुआ ऑक्शन हुआ, उसमें $3 करोड़ की अंगूठी, अब पत्थर है यार। मतलब क्यों उतरा जाए? क्या हो, क्या अच्छा पहन लिया, अब क्या हुआ है? उसको मतलब कुछ कपड़े फट के अंदर से सुपरमैन निकला है, क्या हुआ है कि मुझे नहीं समझ आती। इसलिए उन्होंने हमेशा इस तरीके से, इस खूबसूरत तरीके से पकड़ कर कहा, हाँ उनके साथ इख्तलाफात भी थे। हर बार लौंडा बड़ा हो रहा हो तो वो उसके इख्तलाफात ना हो घर वालों के साथ, तो फिर कुछ अजीब सा ही सीन है। 2 भाई यहाँ पर जाफर जी, सिस्टर कोई नहीं मेरी बात है, सिर्फ 2 भाई एक साथ, ज़रा एक लौंडा माहौल। जी, फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको रहमत से नवाजा, 2 साहबजादी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा तो हुआ एकदम कि समझ नहीं आया कि नहीं बच्ची लड़की से डील, बेटी से डील कैसे करना है, कैसे पालना है, या आपको लगा नहीं जो बेहतरीन से भी बेहतरीन बाप हो सकता था मैं वो हूँ? बेहतरीन बाप का लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक यूज़ करने लगा। बेहतरीन बाप का दावा तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, दावा वैसे नहीं करूँगा कुछ, मतलब नाउज़ुबिल्लाह वो मेरे तो वो एक ऐसा डोमेन है वो जिसका है उसके हवाले। लेकिन ये कि मैं कैश होता है वो डोमेन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नहीं भाई कि हम नहीं भाई नहीं हम कुछ ये लें भाई ये 2 बैठ ये भी कर तो मेहनत करके कमा लेंगे। लेकिन ये है कि जाफर के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही, जवानी में बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं एकदम बड़ा हो गया। मैं एक स्ट्रीट बॉय था भाई, मेरे अब्बा ने बाइक भी ले दी थी। ओह मैं तो वारे न्यारे कराची शहर, फिर अपने आप को हैंडल भी करना है, सारा कुछ करना है। तो उसमें जाफर का और मेरा एक डिस्टेंस जो था वो थोड़ा पैदा हो गया। फिर अम्मी को भी लगने लग पड़ा कि यार वडाला जड़ा ना ये ते बदमाश है। छोटे पे वो फिर इस तरह तवज्जो देती थी कि तो बेटा लड़ाई वाला डिपार्टमेंट अली भाई का है, तुम उनको बता दिया करो, तुम नहीं लड़ा करो। वो छोटा आपको पता है, छोटा जो होता है ना हमेशा खबीस, वो किंग ऑफ द रिंग होता है, वो WWF की बेल्ट एंड में लेके ही जा रहा होता है वो ऐसी। लेकिन ये कि वो उसके बड़े फ़वाइद भी थे। माशाल्लाह उस कुर्बत ने जाफ़र को बहुत सारा कुछ इनायत किया, और उसमें मौसीकी का पहलू तो ख़ास तौर पे एक बड़ा मेजर सामने आया। बेटियां परवरदिगार ने दी, उसमें मैं आपको क्या बताऊं, आई थिंक आई एम अ वेरी लकी पर्सन, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। लकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ चीज़ें खुद ही फॉर्मुलेट हो जाती थी। मैं अशर भाई मतलब मैं आपको कोई मेरी बात ऐसे साउंड ना करे किसी के लिए भी, आपके लिए भी, और इवन अपने लिए भी, कि जिधर मैं कोई शो मार रहा हूँ या टिपिकल बात कर रहा हूँ जो 10 लोग और करते हैं, लेकिन मैं बड़ा जेन्युइनली आपसे कह रहा हूँ कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरा सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। मैं आपको भी कह रहा हूँ ना कि आवाज़ से पहचाने जाना, और ये भी मौसीकी से नहीं, सदाकारी से पहचाने जाना, और ये सारी चीज़ ये बड़ा रेयर होता है कि आपको मतलब मुल्क की 4-5 टॉप आवाज़ों में आपका नाम आ रहा हो, तो उसमें एक बड़ी रेयर हैपनिंग होती है। अब मेरे जो कॉलीग्स हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी तरफ, उसको तो मैं नहीं जानता है, लेकिन ये कि उस हिसाब से जो तरबियत का सिलसिला था, जिस तरह हो सकता था, उसमें मैंने एक चीज़ की कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात है ना जिंदगी में वो ये कि अल्लाह ने कभी मुझे अमीर नहीं बनाया। मैं बड़ा इस बात पे अब ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मैं फिर ये कह रहा हूँ, इंसान होने के नाते आप दिमाग आपको 10 जगह लेके जाता, लेकिन मैं रियलिस्टिकली ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने कभी ये नहीं किया कि भाईजान माहौल बना दिया अल्लाह ने, थैंक यू।
और माहौल हमेशा बना होता है, हमेशा बना होता है। जो था, जितना मौजूद था, जैसे आता था, उस सब में किसी नेगेटिव की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है कि आपके पास आपकी ज़रूरत आपकी है जी 10 रुपये, कह रहे यार क्या करूं, और एकदम एक चीज़ टक करके 9.5 रुपये आ गए आपके पास। अब आप ये कहें नहीं जी मेरे पास तो 18 आने चाहिए, जो आया है जिसने आपकी चीज़ पूरी कर दी और 9.5 में कर दी, 10 में भी नहीं की, सब हो गया ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नौकरी में करता नहीं, ठीक है जी, चीज़ें मैं इकट्ठी नहीं कर, मतलब वो जो होता है कि ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, ये है खसलत है, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे बचाया है कि ये कर लें, लेकिन वो कभी नहीं। तो उस हिसाब से बच्चों को बेहतरीन तालीम का सिलसिला जो मुयसर होना था वो हुआ। परवरदिगार ने सेहत कायम की भी है। मैं आपको सेहत की क्या मिसाल दूँ कि एक स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, मेरी छोटी बेटी, तो उन्होंने कहा जी एक मेडिकल टेस्ट होना, मेडिकल टेस्ट में एक चीज़ डायग्नोस हो गई और वो उसने अजीब हमारा अशर नशर कर दिया। और मैं फिर झोली उठा अपने बड़ों को दुआएं देता हूँ, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके लिए उनकी खुशियों में इजाफा करे। उन्होंने एक चीज़ की, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक जगह से होता सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में इतना कि मैं हर वक्त नहीं, जो हो सकता था, जितना हो सकता था किया। वही डॉक्टर जिसने डायग्नोस किया था, जब वो दूसरी दफ़ा मिली तो उसने कहा आपकी बेटी कहाँ है? मैंने कहा अभी तो आप मिली हैं। कहती हो ही नहीं सकती है, वो बच्ची नहीं है। तो हमारे लिए, और वो एक जगह कहती है जहाँ से होता है आगा खान हॉस्पिटल, जहाँ पे, हाँ जी, वो एक डॉक्टर थी, उन्होंने उसकी कहा था कि इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो है वो कही वो बच्ची नहीं है जी, हम मानने को नहीं तैयार। क्या किया आपने? कहा भीख मांगी है। तो उन्होंने कहा ये आप ये एक हम जॉइंट सेमिनार, अबे मैं कहा छोड़ मासी जॉइंट सेमिनार, मैं कहा क्या एमी, मैं कहा वही जो हमने किया, मैं कहा वो लोगों को बोलते हैं कि भाई एक ही जगह है ना जहाँ से, अब वो सीधी सी बात है, जो उसकी मर्जी। हम खुशनसीब हैं, परवरदिगार ने हमें खुशियों में रखा, अपनी मर्जी के हिसाब से वो अता किया कि जिसमें सारी चीज़ें ठीक रही। तरबियत मैंने क्या करनी है, मैं सिर्फ ये उनको बोल सकता हूँ कि भाई ये 6-7 चीज़ें बेसिक हैं, इंसानियत के तकाजे ये हैं, ठीक है जी, और आपका मजहब आपको चंद चीज़ों की तालीम देता है। टू योर बेस्ट एबिलिटी उसको करने की कोशिश करें, टू योर बेस्ट एबिलिटी, और बस किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, कुछ सर्वेज और एक अवामी तासुर या आपस में बात करने में भी है कि आज से 20-22 साल पहले का पाकिस्तान या कराची जिस शहर में हम आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो निज़ाम है ख़ासतौर पे यूथ के लिए इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई, हर तरीके से, हर लिहाज से, अपने माशी लिहाज, आपके पर्सनली। तो आपको लगता है कि आपकी चाहत जैसे बहुत से माँ बाप की अभी चाहत होगी, उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलादें अच्छा पढ़ लिख जाएँ तो जल्द से जल्द मुल्क छोड़ जाएँ जी। तो आपके कहीं होता दिमाग में नहीं यार बस मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड यहाँ नहीं है, वो चले जाएं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो? प्रोटेक्शन क्या होती है अशर भाई? प्रोटेक्शन क्या है? मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, भाई ये जो तुम टान तोबड़ा लेके एक रॉकेट में बैठ के कहीं और चले जाओगे, उसमें क्या है? मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था, उसने कहा जी मैं तो अपने बच्चों का फ्यूचर, और ये फ्यूचर अगले सेकंड का पता नहीं। एक तो क्लेम नाउजुबिल्ला ऐसा है कि जी हम नहीं हो, अब यार क्या हो गया? ठीक है, अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे, मेरी बड़ी दुआ है। ये बड़ी जानदार ज़मीन है, मैं हर जगह ये बोलता हूँ, बड़ी जानदार ज़मीन है। इस ज़मीन पे रहने वालों के दिल उफ मतलब कमाल है। क्यों हर बंदा इधर खराबी पैदा करने की कोशिश करता है? वो इसलिए कि ये अगर एक दफ़ा कहीं सॉकेट में बैठ गए ना सारे, ये तो फिर काबू नहीं होंगे, ये कौन लोग हैं? तो मैं तो ये असलियत जानता हूँ। मुझे कई दफ़ा मौका मिला बाहर जाने का, मैं अपने वालिदैन के लिए भी, और मुझे पता है भाई वो यहाँ हैं, इस ज़मीन से उनकी एक वाबस्तगी है, मैं उठ के चला जाऊँ, मैं नहीं जा रहा।
तो वो मेरे लिए रीज़न बने इस ज़मीन की अहमियत को पहचानने का। अब ये बहुत ही ड्रामाई और बड़े इंटरव्यू बेस्ड टाइप जुमले बोल रहा हूँ कि इस ज़मीन के, नहीं भाई सच्ची बात है, बड़े बड़े जानदार लोग हैं। तो उस हवाले से बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। भाई मैंने अपनी बड़ी बेटी ने मुझे एक दफ़ा कहा मैं कॉलेज जाऊंगी, यूं करूंगी, लेकिन मुझे उसके बाद नहीं पता मैं क्या करूँ। मैंने कहा आलू काट, लेकिन उसमें खुशी होनी चाहिए। मैं कहा चने आलू की छाबड़ी लगा देते हैं, चाट बनाते हैं, प्याज मैं काटूंगा, आंसू मेरे, आलू और चने उबालना तेरा काम, इमली की चटनी छोटी बना। मैंने ये यार अशर भाई मैं किस तरह इसको उन अल्फाज में लाने की कोशिश करूंगा जिसमें इसकी कुछ सेंस बन सके। मेरी ये बातें सेंसलेस हैं, बहुत सारे लोग समझने वालों के लिए है, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेरी बातें सेंसलेस हैं। हिफाजत करने वाला कोई और है, सिस्टम बनाने वाला कोई और है, सारी चीज़ें किसी और के हवाले। भाई हमारा क्या ये होता है, रात को एक एप्लीकेशन लिखी बड़ी सी आगे दे दी कि परवरदिगार मेरे बस में होता तो मैं ये कर लेता, मुझे नहीं आता। खुदा का करम, खुदा का यार हम नहीं पल गए। 90s आपने भी काटे, मैंने भी काटे। कराची का एक बड़ा भारी वक्त था वो, ठीक है जी, हमारे लिए इमेजिन नहीं कर सकते काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार भाई आ गए ना यहाँ तक। और वही 90s काटने वाले उस वक्त का दुख लेके कह रहे हैं जी कि जब हालात बहुत बेहतर हो गए अब कह रहे हैं हम बाहर जा रहे हैं। ओ भाई वो अब ठीक है, घाव लगे होते हैं सबको, कुछ ऐसा सिलसिला होता है। और 90s नहीं, बड़े बड़े और ऐसे वक्त आए हैं, मतलब 90s को मैं क्यों ब्लेम दूं किसी चीज़ का, बड़े और ऐसे वक्त आए हैं इस सारे सिस्टम को अनस्टेबल रखने में। बहुत सारे डिफरेंट एराज जो हैं उनको लोगों ने वो काटे। तो बाहर का सिस्टम क्या है कि वो वहाँ आपको चंद फैसिलिटीज ऐसी हैं जो यहाँ नहीं है। वही वाली बात है, यहाँ सॉकेट में एक दफ़ा वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, यहाँ भी ऑन हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जी ये कोई अजीब ही जगह है कि जिधर लोगों को शौर है कि भाई ये अशर भाई आए, हाथ नहीं मिलाना, इनको चक्की काट लो। अबे भाई नहीं, चक्की नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। कैसा वक्त नहीं आया, कभी जलजला आया, कभी कुछ आया, कभी आपने देख, मैं एक प्राइवेट चैनल के लिए काम करता था उन दिनों और एक रेडियो चैनल चलाता था। तो हमारी ड्यूटी लगा दी उन्होंने कि यार वो सामान आएगा अर्थक्वेक का, आप इकट्ठा करें। और उधर भी एक के इंटरव्यूज भी हो रहे होते थे, कोई कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था। अशर भाई दिल देखें यहाँ के लोगों का कि मैंने देखा कि एक बंदा साइकिल पे आया और आके मेरे साथ खड़ा था, मुझे नहीं पता था कौन है, क्योंकि हम कभी टेंट आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कैंड फूड आ रहा है, दवाएं आ रही हैं, तो जी ये तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये चल रहा। तुम देख रहा हूँ यहाँ खड़ा हो। तो फिर मैं दूसरी तीसरी दफ़ा मैं उसके पास आया, मैं कहा बाबू खैर है, क्या हुआ? कहता सर मेरे पास कुछ नहीं है देने को, और मेरे अपने जो है ना वो तकलीफ में। तो मैं कहा क्या करते हो? कहता मजदूरी करता हूँ। और उसने अपनी साइकिल के साइड से अपना बेलचा उतारा और कहता सर इससे किसी के लिए कुछ भी हो सके ये लेने से। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। हमारी आप स्ट्रेंथ देखें कि जिससे वो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहा है, वो उसने उतारा, कहता सर इससे किसी का कोई फायदा हो जाए ये कर लीजिए। तो भाई कहीं और चले जाएंगे मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, और किसी मुसीबत ज़्यादा जगह पे क्या हमें अमन नहीं मिलेगा? ये जिसका निज़ाम है, जो चीज़ें उस निज़ाम को तस्लीम। मैं नाउज़ुबिल्लाह अगर किसी क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं किसी तरह किसी को ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं को बड़ा जी कोई, अपनी कोशिश करनी होती है रोज़। मैं भी टूटता हूँ रोज़, मैं भी चीज़ें देखता हूँ, मेरा भी जी करता है। लेकिन चक्कर सारा ये है कि उसका एक तरीका है, हर चीज़ को चलाने का एक तरीका होता है। कुछ को जवाब आता है, कुछ को नहीं आता है, कुछ को नज़र आता है, कुछ को नहीं आता है। नज़र वाले भी बेचारे, मैं तो बेचारा इसलिए कहता हूँ क्योंकि नज़र वाला तो ज़्यादा फंसता है आगे ही वाला ज़्यादा फंसता है, उसको तो पता है। सही बात। और उसको साथ जबान भी नहीं खोलनी, डबल अदाब। ठीक है जी, अब आप फंसे हो तो बचा हुआ अंदर और जबान। वो अब आपको पता है कि ये भाई ये ट्रक किधर जा रहा है और किस वाले पिलर में लगेगा और क्या होगा, आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप नहीं कर सकते।
तो जो नहीं नहीं, फिर आप उसको एक रियलिस्टिक लेवल पे चीज़ों को लेते हैं और आप उसको उस तरह फिर लेके चलने की कोशिश करते हैं। देखें, प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है। एक कार्टून देखा था मैंने जिसमें एक फकीर बैठा हुआ है, उसकी टांग कटी हुई है, वो एक अमीर आदमी को देख रहा है, अमीर आदमी उसको देख रहा है, और अमीर आदमी उसके साथ बैठे हुए बच्चे को देख रहा है कि काश ये मेरा होता, और वो जिसकी टांग कटी हुई है वो उसको देख रहा है कि काश इसकी टांगें मेरी होती। तो ये तो चलेगा ही, ये वाले पंगे तो चलेंगे। सही कि यार इसके पास, यार ये, यार मेरे पास हो जाता, यार ये ऐसे था, ये ऐसे हो जाता, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। और हमारी ये जगह एक इधर आप हर चीज़ टेस्ट हो रही है और डॉक्यूमेंट हो रही है, तो वो तो चलेगा। अच्छा नादिर भाई, एक दफ़ा बड़ा मज़े का किस्सा आपने शेयर किया था, मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा था। वो आपकी वालदा साहिबा का, वो शायद किसी रेडियो पर रिकॉर्डिंग थी और सामने से हाँ, मैं ये मैडम से मुलाकात अम्मी की, जब मतलब मैंने वो जब अपने सामने वो देखा था, तो हम जा रहे थे, हम लोग लाहौर में होते थे। अच्छा, लाहौर। और मैडम भी लाहौर में होती थी, तो एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी, और एक ही फ्लाइट थी दोनों की। तो उस एक फ्लाइट के उसमें मैडम अब जब सामने नजर आई, तो अच्छा मैं छोटा था, तो मैं जब अम्मी का हाथ पकड़ता था तो मेरी को ये हाइट बनती थी। तो अब मैं जब वो उन्होंने ये करके ना आवाज मारी प्यार में, उन्होंने क्या बोला, वो कोई खास नाम बोलती थी और वो उन्होंने, लेकिन अगर मैं सिर्फ नैयरा के हिसाब से याद करूं तो उन्होंने अम्मी का नाम लिया। तो अम्मी ने ना जैसे हाइड्रोलिक ट्रक की ब्रेक लगाता ऐसे यूं करके जमी हुई ब्रेक लगाई। और तो मैं खुद थोड़ा परेशान, मैं कहा अम्मी क्या हुआ? तो अम्मी ने मुझे ऐसे जवाब दिया कि जैसे वो किसी बड़े से बात करी। कहती मैडम नूरजहां सामने। अच्छा मैं क्या यार, मुझे क्या पता कौन मैडम नूरजहां, सब मुझे कुछ नहीं। और मैंने जब फील किया तो अम्मी की टांग से जब मेरा ये बाजू था, तो अम्मी की टांगें हल्की सी कांप, लिटरली। मैडम का सिलसिला ये था, मैडम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार, क्या आवाज और क्या शख्सियत, क्या मतलब ऐसी शख्सियत क्या। हाँ जी की गल है तो वो वाली। और वो उन्होंने बुलाया और उन्होंने अच्छा मुझे प्यार किया उन्होंने और दुआएं दी। और कहती हैं अम्मी को, मुझे ये याद है, कहती आजा इधर बह जा, आजा इधर बैठ जा। अब मुझे ये याद है कि मैडम के तवस्सुस से उस वक्त पीआईए के, क्योंकि उस वक्त पीआईए के लाउंज में केक पीस मिलते थे और पैटियां मिलती थी और जूस के डब्बे भी नए कुछ शुरू हुए थे, पता नहीं कौन सा था, नहीं कुछ था। और उन्होंने कहा कि छोटे लिए लाके आओ जी, वो तो छोटे के लिए ट्रे आ गई ना, तो छोटा ने तो भूल भाल कौन किधर। मैंने हालांकि बताया ये मैडम बोल गया। हाँ जी, अब ये अम्मी ने मुझे बाद में बताया कि वो याद है, मैंने कि याद, हाँ जी ग्लिम्पसेस याद है। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि मैडम को आके स्टेशन मैनेजर ने कहा मैडम जहाज जाने के लिए रेडी है। तो मैडम ने कहा कि जब मैं तैयार होंगी तब बता दूंगी। वाह। स्टेशन मैनेजर जहाज नहीं भेज रहा मैडम के बगैर, उसको पता चित्तर पड़ेंगे, ठीक है जी। और मैडम स्टेशन मैनेजर को कह रही हैं कि जब जाना होगा देख नहीं रहे मैं, और ये बात कर रही है। अम्मी कहती मेरी और टांगें कांपनी शुरू हो गई कि अब तो लोड ये कि लोग वहां, और आप मैडम को नहीं कह सकते कि मैडम जी आए चले उठे हैं, वो वाला तो चक्कर ही नहीं है। और नो डाउट वो भी अदब में, अदब में बिल्कुल ऐसा ही है। आप नहीं भाई कह ही नहीं सकते, ऐसा सिलसिला है ही नहीं। और यही अदब के तकाजे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने हमें ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स बताया कि भाई इन चीज़ों को फॉलो करना है हर हाल में, इनको भूलना नहीं। तो ये याद है कि 20 मिनट के बाद फिर आया स्टेशन मैनेजर, इसने पता नहीं अब कितनी देर थी, अम्मी ने जो मुझे टाइम बताया कि इस तरह था कि 20 मिनट्स के बाद वो आया। तो उन्होंने कहा मैडम वो जहाज़ में और भी लोग बैठे हैं। तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा तू केड़ी सीट पे बैठी है अम्मी ने कहा अल्लाह खैर, क्योंकि मैडम का कुछ मूड का कुछ पता नहीं होता था। मेरा बड़ा गहरा
ताल्लुक़ रहा है अहमद अली भट्ट के साथ, उनकी नानी थी, तो मैं उधर से भी किस्से सुने मैडम के उस मूड के, आपको पता ही नहीं लगता था, टक करके मूड बदलता था मैडम का। मुझे ये मालूम है कि मैडम, क्योंकि कुछ जगह पे मैडम जो थी वो क्रिटिकल लेवल पे भी असेस करती थी लोगों को और फिर उसी तरह ट्रीट करती थी। मैडम की सबसे खूबसूरत बात ये थी, उन्होंने कहना चल तेरी ऐसी तैसी वाला चक्कर। लेकिन अम्मी के साथ एक ख़ास सिलसिला था और इस तरह का लगाव मैंने जो देखा वो फैज साहब के तो घर आना जाना, फैज साहब से भी तो, फैज साहब के यहाँ, फिर जी फैज साहब से करिए बहुत छोटे हो, मैं बहुत छोटा, हाँ नहीं मुझे ये याद है। फिर उस्ताद मेहदी हसन खान साहब मरहूम, उनके साथ वो खान साहब आ जाते थे अकेले, क्योंकि अम्मी जो थी वो उनके लिए खास कढ़ाई बनाया करती थी, तो वो आ जाते थे और वो कहते थे भाई आप लोगों ने जो जो लेनी है ले लें, फिर तंग ना करिएगा। अच्छा। हाँ इस तरह का था, खाने के जो शौकीन तो थे, बिल्कुल थे। और मुझे याद, क्योंकि मैं बचपन में खान साहब ने मुझे अपना शागिर्द बनाया था, तो मैं फिर सुस्ती का मारा मैंने कुछ नहीं किया उसके बारे में। तो खान साहब से मेरी 1-on-1 रही, मरहूम तुफैल नियाजी खान साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्या फोक सिंगर थे वो, उनसे तो ये वो टाइम है कि जब मैं बहुत छोटा था और इस तरह की चीज़ें हुई। और अम्मी को मैं देखता था कि वो बाकायदा ना कुछ जगह पे अगर शख्सियत और टैलेंट, शख्सियत हो और उसके साथ इस तरह का टैलेंट हो जिस तरह मैडम का था, वो तो एक पैकेज है खतरनाक वाला। लेकिन इवन खान साहब जो कि बेहद प्यार करते थे और बेहद हसीन खूबसूरत रिश्ता था तुफैल नियाजी साहब की बात, वहाँ भी अम्मी जो थी ना वो ऐसे सहमी रहती थी, क्योंकि उन यार भाई मतलब तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसे गायक मेरा नहीं ख्याल कि कभी फिर उसको ऐसे भी तो ले सकते हैं। मेरा नूर साहबा खुद इतना बड़ा नाम, लेकिन उन्होंने इसको अपने पर हावी नहीं किया, जिक्र नहीं किया, कभी किसी टीवी चैनल पे जाके कोई बातें नहीं की, कभी कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। और अम्मी को शौक नहीं था, अम्मी का ये था जी बड़ी मजबूरी है, कोई इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यू कर दिया, कुछ हो गया उसमें, बस ये था कि वो एक अलहदा मिजाज की एक हसीन इंसान थी। लेकिन मैडम वाला वाकया जो अभी आपने याद कराया, वो तो भाई सब डरते थे। कुछ नहीं है ना, 15 साल पहले मुझे सुनाया था, दिमाग में छपा हुआ, सब डरते थे मैडम से, सब डरते थे। लेकिन मैडम की एक और मैं ये एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, शायद पता नहीं लोगों को मालूम है या नहीं, मैडम के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रिक्ट हो, कुछ हो, कोई आया ना मैडम जी का काम नहीं है, मैडम जी ये नहीं है, मैडम ने काम लगवा देना, इतनी चीज़ें घर भेज देनी। और लोग चल रहे हैं, किसी को सिलाई मशीन दे दी कि अच्छा तू मेरे लिए काम करा जा, यहाँ बैठ जा कर, वो लगा हुआ। कमाल शख्सियत। ये ऐसा पहलू है कि जिसको सेलिब्रेट मैं ज़ाती तौर पे करता हूँ, क्योंकि मैं मैडम के गार्डन टाउन वाले घर जाता था, तो वहाँ पे मतलब मुझे इतनी फीलिंग होती थी कि यार इधर ये सारी एक्टिविटी होती थी। तो मैडम की एक टफ एक्सटीरियर के पीछे ये अंदर इतनी खूबसूरत, जैसे अम्मी का भी लोग कहते हैं कि जी ना मुस्कुराती थी ना कुछ करती थी, अम्मी की सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी खतरनाक थी। अच्छा, ओए मतलब क्या आपको क्या बताऊं कि हंस के अब सोचेंगे कमाल था सिलसिला, कमाल सिलसिला। और इस जात की ऑब्जर्वेंट थी, और उस पर इस जात का हसीन एक जुमला आता था कि यार वाह वाह। तो ये बड़ी नेमतें हैं कि आप एक साइड पे ऐसी पर्सनालिटी भी रखें, लेकिन दूसरी साइड पे अदब आदाब का सिलसिला और किसका क्या मकाम है वो, उसमें कहीं कोई झोल ना दे दे, ये बड़ा एक खासा होता है। अम्मी मेरे ख्याल से इंतहाई खुशकिस्मत इंसान थी कि उनको इन सारी चीज़ों में 10 out of 10 नहीं होता, वो उनके पास था, इस तरह का सिलसिला था। नादे भाई बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ ये मेरे लिए ख़जाना है जो बातें आपने बताई हैं, ना मेरी ऑडियंस के लिए, और ये आपका एहसान कि आपने कोई एहसान नहीं भाई, आपकी अपनी शख्सियत से रिलेटेड जो आपके नज़रियात नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इस्लाही हैं।
और फिर आपके माँ बाप की जो आपने किस्से सुनाए, ये यकीनी तौर पे ख़जाना है, और इसके लिए हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक किस्सों का ताल्लुक है वो तो वो चीज़ें हैं जो हो गई, और जहाँ तक कोई और ऐसी बात कि जिसको आप इस्लाही सिलसिला कह रहे हैं, उसमें फिर यही है, सब बड़ों का दिया है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, परवरदिगार उनके लिए खैर करे, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। और वो एक दफ़ा हो गया तो फिर आप देखेंगे यहाँ से कैसी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कामयाब रहें अशरफ भाई। थैंक यू आप। थैंक यू सर। थैंक यू।